हेलो टू ऑल, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हैशटैग गोविंद बायोलॉजी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे इन वीडियोस को और आगे तक लोगों तक शेयर कर रहे होंगे। आप इसी तरह आप मेरे चैनल को देखते रहें, वीडियोस को सब्सक्राइब करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और आगे तक बढ़ाते रहें। आज हम हमारे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पार्ट को आगे बढ़ा रहे हैं और आज उसका पढ़ने वाले हम पार्ट 7। आप सोच रहे होंगे कि डाइजेशन को सर कई पार्ट्स में लेकर आए तो ये बड़ा हो जाएगा। मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि हम छोटे छोटे चीजों को कंटिन्यूअसली और पर डे के हिसाब से रिवाइज करते चले, जिससे चीजें कंसेप्ट क्लियर हो। मैं आपको बोल चुका हूं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। दूसरा, आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन और मैं आपको कल तक पढ़ा चुका था, हमने फेरिंग्स के बारे में डिस्कस किया था। टुडे आई विल बी डिस्कस अबाउट द ईसोफेगस एंड स्टमक। तो देखिए, स्टमक भी थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, इसका मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन आप सभी से शुक्रगुजार हूं, आप कंटिन्यू व्यू करते रहें, चीजों को समझते रहें और लगातार आगे हमारे साथ बने रहें। मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ चीजों को लेकर आ रहे हैं जो बहुत हेल्पफुल है आपको डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, स्प्रेड करें अपने वीडियोस को अपने, और ये अपना एक परिवार है, हम लोग एक फैमिली की तरह हैं जो इंटरेक्ट कर रहे हैं इस मीडियम के थ्रू। इस फैमिली को हमें बड़ा करना है और हर घर तक इस नॉलेज को पहुंचाना है, जिससे कोई भी बच्चे के पास ये ना हो कि वो नॉलेज लेकर के आगे तक ना बढ़ पाया हो, तो हम उसको एक हाथ बन सकते हैं, आगे चीजों को बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपका इंपॉर्टेंट टाइम खराब नहीं करना चाहता हूँ और डिस्कस करेंगे आज हम अपने टॉपिक पर, जिसमें हम लेने वाले हैं ईसोफेगस एंड स्टमक। तो सबसे पहले ईसोफेगस बहुत छोटी चीज है, तो मैं आपको बता दूं कि ईसोफेगस को हम फूड पाइप कहते हैं। तो हमने जब कल डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि जब लास्ट फेरिंग्स में हम देखते हैं लेरिंगोफेरिंग्स के अंदर कि वहां दो ट्यूब्स होती है, जिसमें एक को विंड पाइप कहा जाता है और एक को फूड पाइप कहा जाता है। तो फूड पाइप ईसोफेगस कहलाती है, जो फेरिंग्स यानी बकल कैविटी से फूड को ट्रांसफर करती है स्टमक में। तो आप यहाँ एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, तो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, आई होप आप इसे पसंद करेंगे, आपको ये अच्छा लगे। ईसोफेगस एक फूड पाइप है जो हमारे लास्ट फेरिंग्स में लेरिंगोफेरिंग्स से प्रेजेंट होती है और स्टमक पार्ट से जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है यूईएस यानी अपर ईसोफिगल इंस्ट्रिक्टर। और याद करो, कल मैंने आपको बताया था कि इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स, कि ये स्केलेटल मसल्स का बना होता है, इसलिए इस पर वॉलेंट्री एक्शंस होता है, यानी हम चीजें अपने अनुसार ही यहाँ से एंटर यानी स्वेलिंग कर सकते हैं। इसके साथ आप देख रहे हैं कि हमारे फूड के कंपोनेंट को मेस्टिकेट करके उसमें जब सलाइवा को एंटर करा दिया जाता है तो इट विल बी चेंज इनटू दी बॉलस, और बॉलस धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो ईसोफेगस होती है इसके अंदर सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है, एज भी हम आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे इंटेस्टाइन में कितनी लेयर्स होती हैं, वो कैसे कंपोज्ड होती हैं, कहाँ कहाँ अरेंज होती है। इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टुडे। तो आप देखेंगे कि बॉलस को एक पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट, मैं आपको बताऊंगा जब हम डाइजेशन की बात करेंगे तो पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट क्या होता है, और पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट के थ्रू बॉलस को धीरे 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 हमारे स्टमक की ओर बढ़ाया जाता है। तो स्टमक पे जब हम यहाँ आते हैं तो एक चीज होती है जिसको अपन कहते हैं LES यानी लोअर ईसोफिगल इंस्पेक्टर, या आप इसे कार्डियक इंस्पेक्टर भी कह सकते हैं। तो ये इनवॉलेंट्री होता है, स्मूथ मसल से बना होता है। यहां से फूड जब अंदर आता है तो लोअर ईसोफिगल से वो कहां चला जाता है, स्टमक पार्ट में चला जाता है। तो अभी अपन थोड़ा सा इस पर डिस्कस करें कि ईसोफेगस है क्या। तो ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस एक फूड पाइप है। ईसोफेगस से कोई डाइजेस्टिव हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है, कोई डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट नहीं होता है, आपको ये याद रखना है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईसोफेगस हैव अपर ईसोफिगल इंस्पेक्टर एंड लोअर ईसोफिगल इंस्पेक्टर। तो यहाँ पर लोअर ईसोफिगल इंस्पेक्टर के लिए मैंने इनवॉलेंट्री वर्ड यूज किया है क्योंकि वहां हमारा कंट्रोल नहीं रहता। दूसरा, ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, आप देख पा रहे हैं एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ए मस्कुलर इंस्पेक्टर यानी गैस्ट्रो esophageal इंस्पेक्टर रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ स्टमक, और
ये रेगुलेट करता है कि जो फूड है वो कितने अमाउंट के अंदर धीरे धीरे स्टमक के अंदर एंटर करे। तो यानी ये कि एंट्री पार्ट होता है, गैस्ट्रोइसोफेगल इंस्पेक्टर वाल्व भी कहते हैं इसको अपन यहाँ। तो ये फूड को धीरे धीरे स्टमक में लेकर जाता है। और आप सभी को पता होगा कि हमारे जो स्टमक होता है उसके अंदर एसिडिक मीडियम होता है, क्योंकि इसका पीएच लगभग 2 से 3 और ऑप्टिमम 1.8 पीएच होता है, जिस पर सारी फंक्शनिंग होती है बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ HCl, जिसके हम आगे बात करने वाले हैं कि यहाँ पर कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जो HCl का सीक्रेशन करती हैं। तो अब देखें तो कार्डिक इंस्पेक्टर, तो कार्डिक इंस्पेक्टर वो स्ट्रक्चर है जो फूड को कंट्रोल करता है स्टमक में आने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कार्डिक इंस्पेक्टर क्यों, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट ऑफ हार्ट, हमारा जो हार्ट होता है मीडियस्टीनियम में ही प्रेजेंट होता है, बीच में प्रेजेंट होता है। तो कार्डियक वर्ड इसीलिए यूज किया जाएगा बिकॉज द नियर ऑफ द हार्ट, इसलिए यहाँ पर कार्डिक इंस्पेक्टर भी उसे कहा जाता है। दूसरा, हमारा जो स्टमक होता है उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कार्डिक या कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरी। तो कार्डिया के नियरेस्ट ए वॉल्व प्रेजेंट, इंस्पेक्टर प्रेजेंट है, इसलिए इसको कार्डिक इंस्पेक्टर भी कहा जाता है। मैं आपको इसका एक मेडिकल डिसऑर्डर बताना चाहूंगा कि कई बार कुछ लोगों में जो ये कार्डिक इंस्पेक्टर होता है जो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, तो उनके अंदर डिजीज देखी जाती है। उस डिजीज को कहा जाता है एचेलेसिया कार्डिया। तो एचेलेसिया कार्डिया क्या होता है कि जिसमें कार्डिक इंस्पेक्टर प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, जिसमें प्रिवेंट नहीं होता फूड, और वो फूड कई बार कहाँ होता है, हमारे ईसोफेगस में वापस से आ जाता है। तो ईसोफेगस में आने की वजह से वहां में जलन होती है HCl की प्रेजेंस की वजह से, इसलिए एचेलेसिया कार्डिया को हार्ट बर्न भी कहते हैं, हार्ट बर्न। तो ये याद रखेंगे कि अगर ये प्रॉपरली काम नहीं करे तो कुछ डिसऑर्डर भी प्रेजेंट हो जाते हैं एचेलेसिया कार्डिया, जैसे हार्ट बर्न भी कहा जाता है। ये आप जब मेडिकल में आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे डिजीजेस के बारे में पता चलेगा, बट आपको अभी इतना याद है क्योंकि मैंने इसका डिस्कस इसलिए किया है क्योंकि प्रीवियस मेडिकल एग्जाम्स में पूछा गया है कि एचेलेसिया कार्डिया किससे रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है लोअर ईसोफेगल इंस्पेक्टर यानी कार्डिक इंस्पेक्टर से। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं स्टमक। हमारे जब पेट की बात करते हैं तो हमारा जो स्टमक है वो हमारे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। लेफ्ट साइड में आपको याद रखना है कि मेंशन किया गया है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है और वो जे शेप्ड एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा स्टमक होता है वो प्राइमरी फूड को स्टोर करने का काम करता है, कि जब हम खाने को स्वेलो करते हैं तो उसके बाद जो हमारा प्रेजेंट होता है स्टमक, वो फूड को प्रॉपरली स्टोर करने का काम करता है। तो स्टमक को गैस्टर भी कहा जाता है। सबसे पहला तो स्टमक क्या है, द लोकेटेड अपर लेफ्ट पोर्शन जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो आपको याद रखना है एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है कि हमारा स्टमक किस शेप का होता है, जे शेप एंड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं स्टमक को। मैं आपको थोड़ा सा फोकस करवाना चाहूंगा कि ये जो बोनस है वो पेरिस्टलेटिक मूवमेंट से धीरे धीरे मूव करेगा और लोअर ईसोफेगल इंस्पेक्टर जो इनवॉलेंटरी होता है उसके साथ नीचे आएगा और हमारे स्टमक में अंदर चला जाएगा। स्टमक में आप देखिए मैंने कुछ पोर्शंस में इसको डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट कार्डिया या कार्डियक, सेकंड फंडस, थर्ड बॉडी एंड अदर पाइलोरी पार्ट प्रेजेंट है। इसके जस्ट अगर आगे देखें तो ये ड्यूडेनम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट कहलाता है जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ स्टडी करेंगे। तो अभी आप यहाँ देखेंगे कि हमारा जो स्टमक होता है, अब आप कई बार सोचते होंगे कि हमारी बॉडी के अंदर स्टमक में 1.8 यानी बहुत कंसंट्रेट HCl सीक्रेशन होता है, तो हमारे स्टमक की सेल्स बर्न क्यों नहीं होती। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे स्टमक में जो म्यूकस होता है उसकी एक बड़ी थिक लेयर प्रेजेंट होती है, और जो म्यूकस होता है उसकी बड़ी जो थिक लेयर प्रेजेंट होती है वो स्टमक वॉल को प्रिवेंट करती है, बचाती है एसिडिक मीडियम से। और याद रखें कि स्टमक के अंदर जो HCl का प्रोडक्शन भी होता है वो सेल से होता है। तो वहां पर जो HCl का प्रोडक्शन होता है, हाइड्रोजन आयन अलग बनते हैं, क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन अलग होता है, जिसकी वजह से वहां पर जो एक म्यूकस की बड़ी लेयर होती है, थिक लेयर होती है, जो क्या करती है हमारे स्टमक वॉल को प्रिवेंट करती है, बचाने का काम करती है। इसके साथ आप देखेंगे
कि स्टमक गैस्टर है लोकेटेड अपर लेफ्ट पोर्शन जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 4 में, कार्डिक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक। तो आपको ये पार्ट याद रखने। इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये याद रखना है कि जब हम पूरा एलिमेंट्री कैनाल पढ़ते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जब हम उसका ट्रांसफर सेक्शन पढ़ते हैं तो ट्रांसफर सेक्शन में आप पढ़ेंगे कि जब एलिमेंट्री कैनाल की ट्रांसफर सेक्शन में हम स्टडी करते हैं तो सबसे आउटर लेयर होती है सिरोसा, उसके बाद होती है मस्कुलरिस, उसके बाद होती है सब म्यूकोसा और उसके बाद होती है म्यूकोसा लेयर और सबसे अंदर होता है ल्यूमेन पार्ट। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक स्टमक ही ऐसा है जिसके अंदर मस्कुलर लेयर में एक स्पेशल टाइप ऑफ लेयर और पाई जाती है जिन्हें ऑब्लिक मसल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें ऑब्लिक मसल्स कहा जाता है। और ये जो ऑब्लिक मसल्स होती हैं ये केवल स्टमक में प्रेजेंट होती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसे याद रखें कि ऑब्लिक मसल्स आर ओनली प्रेजेंट इन स्टमक। कि यहाँ पर अगर एलिमेंट्री कैनाल पार्ट में हम देखें तो ऑब्लिक मसल्स केवल कहाँ होती हैं? स्टमक में आर प्रेजेंट इन द ओनली स्टमक। फिर देखिए म्यूकोसा लाइन बाय सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम सेल्स। जो सबसे अंदर म्यूकोसा लेयर है वो सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम लेयर की बनी होती है। ये टिश्यू से रिलेटेड है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप प्लीज इसे भी याद रखें। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारा जो स्टमक है इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। तो आपको याद होगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती हैं? गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन करती हैं। और गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टमक में पर डे लगभग 2000 से 3000 ml गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होता है। इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होता है स्टमक के अंदर और वो हमारे फूड को इनिशिएट करता है डाइजेशन के लिए, उसको एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करवाता है, प्रिवेंट करता है बहुत सारे पैथोजेंस से। बहुत सारे डिफरेंट फंक्शनिंग यहाँ से शुरू होती है। मैं आपको आगे जाके फंक्शन बताना चाहूंगा कि पहली बार प्रोटीन डाइजेशन की जो शुरुआत होती है वो स्टमक से होती है। आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट प्रोटीन डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? वो स्टमक से होता है। इसके बाद देखेंगे तो आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन कौन सी है, तो आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैंने लिखा म्यूकस नेक सेल्स। तो म्यूकस नेक सेल्स म्यूकस का सीक्रेशन करती है। इसके बाद मैंने लिखा है चीफ या जाइमोजन या पेप्टिक सेल्स। एक ही नाम है, तीनों नाम से अलग अलग बोल रहे हैं पर यहाँ चीफ सेल, जाइमोजन और पेप्टिक सेल। तो याद रखिए क्या सीक्रेट करती है? पेप्सिनोजन जो प्रोटीन डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। प्रोरेनिन, प्रोरेनिन वो है जो हमारे मिल्क में प्रेजेंट केसिन प्रोटीन को डाइजेशन के लिए हेल्प करता है और ये हमें पता है कि इन्फेंट्स में ये सबसे ज्यादा सीक्रेट होता है। आपको मैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा। हम मैमेलिया ग्रुप पढ़ते हैं तो मैमेलिया क्लास के अंदर आपको याद रखना चाहिए कि मैमेरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है और जो इन्फेंट्स होते हैं उनके अंदर सबसे पहले मिल्क ही सबसे ज्यादा उनका फूड पार्ट होता है। तो प्रोरेनिन इज अ मोस्ट ऑफ प्रेजेंट इन मैमल्स, मैमल्स में ही प्रेजेंट होता है और जो दूध में प्रेजेंट केसिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसके साथ गैस्ट्रिक लाइपेज भी सीक्रेट होता है। इट इज एक्ट ऑन लिपिड्स यानी ये फैट को डाइजेस्ट करने के लिए भी काम करता है। सो प्लीज आप याद रखें म्यूकस सेल्स म्यूकस का सीक्रेशन कर रही है, चीफ जाइमोजन या पेप्टिक सेल से पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज का सीक्रेशन हो रहा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अगली सेल्स है पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि HCl और एक यहां पर लिखा है कासल्स इंस्ट्रिक्स फैक्टर। अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं तो वहां पर एक नेस कारक के नाम से लिखा गया है। आप याद रखें कि जो पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल्स होती है तो HCl तो क्या करता है? हमारे फूड को एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। फिर ऐसे जिसके अंदर अपन देखें तो उसकी वजह से बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट किया जाता है। अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे डाइजेशन के लिए। तो आपको याद रखना है कि पैराइटल सेल्स क्या सीक्रेट कर रही हैं? HCl और उसके साथ कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ये क्या होता है कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर? इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इज नीडेड एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, कि ये हमारे विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए सहायक होता है। अगर किसी ह्यूमन बीइंग्स में कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर का सीक्रेशन नहीं होता है तो वहां विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ये याद रखना है हमको। इसके साथ मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि ये एनसीईआरटी से ही मैंने ये डायग्राम लिया है। आप देख पा रहे हैं कि वहां पर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन दिया गया है। तो एक्चुअली हम जब इंटेस्टाइन को पढ़ते हैं तो इंटेस्टाइन में आप देखेंगे कि आपको ये अरेंजमेंट जरूर याद रहना चाहिए।
या आउटर टू इनर भी याद रहना चाहिए और इनर टू आउटर भी याद रहना चाहिए। तो मैंने देखिए यहाँ सबसे पहले सबसे बाहर वाली लेयर को सिरोसा कहा है, उसके अंदर वाली लेयर्स को लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कहा है। और लॉन्गिट्यूडनल जो मसल्स होती हैं वो मस्कुलरिस पास के लिए आती है। उसके बाद जो थर्ड लेयर है उनको हमने सर्कुलर मसल्स कहा है, यानी ये इनर पार्ट बनाती है। तो यानी इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टमक में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स और ऑब्लिक मसल्स का अरेंजमेंट होता है, लेकिन इसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल के सभी जगह पर इसी तरह का अरेंजमेंट होता है। तो सबसे पहली लेयर कौन सी हुई है? सिरोसा। उसके बाद दूसरी लेयर कौन सी हुई है? मस्कुलरिस, जिसको डिवाइड किया गया है। याद रखना है आउटर अरेंजमेंट लॉन्गिट्यूडनल का है, इनर अरेंजमेंट सर्कुलर मसल्स का है। अगर ये स्टमक में बात करें तो सर्कुलर मसल्स के नीचे कौन सी मसल्स आ जाएंगी? ऑब्लिक मसल्स। इसके बाद तीसरी लेयर कौन सी प्रेजेंट है? सबम्यूकोसा। और लास्ट कौन सी लेयर प्रेजेंट है? म्यूकोसा। यानी इन सभी का सीक्रेशन